हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ARA स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कैसे हमें स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है। ठीक, उसी बेसिस पे आज एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। यहाँ पर देखो 3 न्यूमेरिकल ये हो सकते थे, लेकिन मैंने एक में एक बड़ा सा न्यूमेरिकल करा दूंगा, उसमें सारे हो जाएंगे। ठीक, मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल करा नहीं रहा हूँ। आपका जब रिवीजन कराऊंगा वन शॉट में, उसमें जितने आपके न्यूमेरिकल आए हैं वो उसमें कवर करा दूंगा। ठीक, अभी आपका सिलेबस बड़ा है तो करते चलते हैं पूरा थ्योरी, और जितना डेरिवेशन न्यूमेरिकल आ रहा है वो सब करते चल रहे हैं। ठीक, मैं एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन करना था, मैंने कल गलत लिखा दिया था। बस एक छोटा सा पॉइंट, मुझसे पढ़ने में दिक्कत हो गई थी कल। देखो यहाँ पर जब हम एरिया ऑफ रूट या नेट एरिया जिसे बोलते हैं, इसको जब निकालते हैं तो यहाँ मैंने लिखा था बी लिखा दिया था। ये बी नहीं, ये 8 है। ये 0.78 टाइम ऑफ ASB होता है। ठीक, बस यही करेक्शन कर लीजिएगा। ये मैं कल बी पढ़ते चला आया था तो 0.78 के स्थान पे बी लिख दिया। वो एक्चुअली मुझसे लिखने में मेरे नोट्स में ही गलती हुई गई थी। ठीक, यही देखो, यही मेरा नोट्स भी है। ये पूरा यही पढ़ के आता हूँ, यही पढ़ाता हूँ। ठीक, चलो तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो पहले देखा जाए इसमें क्या क्या आपको डाटा दिया गया है। ठीक, सॉल्यूशन। तो पहले गिवन डाटा लिख लो, क्या क्या आपको डाटा दिया गया है। ठीक, तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट M20 ऑफ अ बोल्ट ग्रेड। मतलब आपको पहला टर्म दिया है M20 आपका ग्रेड बोल्ट लेना है। ठीक, मतलब M20 जब लेता है ये दिया रहता है, तब मैंने बोला था यहाँ से हम डाया बोल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 20 को मैंने पीछे लिखवाया था, जब ऐसा टर्म दिया हो, कहाँ पर गया, बोल्ट वाले में मैंने लिखवाया था। ये देखिए डायमीटर ऑफ बोल्ट कैसे निकाल, M5 से M35 ऐसे डिनोट किया जाता है, जिसमें M आपका मीट्रिक थ्रेड दिखाता है और जो 5 या 35 ये सब आपके डायमीटर दिखाते हैं। तो ये जो आपका M20 लिखा है, तो इसमें 20 आपका हो गया नॉमिनल डायामीटर। ठीक, तो कितना ये हो गया, ऐसे लिख दो, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट पूरा लिख देना है। ठीक, कितना हो गया ये 20 mm। ठीक, तो आप यहां से ग्रॉस डाया निकाल सकते हैं। ग्रॉस डाया मैंने एक पूरा टेबल लिखवाया था, देखो ग्रॉस डाया निकालने के लिए। ये पीछे होगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नॉमिनल डाया ये दिया है, उसमें क्लियरेंस प्रोवाइड कर दो तो वही आपका ग्रॉस डाया होगा। तो देखो 16 से 24 mm के बीच में जब आपका है तो कितना क्लियरेंस, 2 mm का क्लियरेंस दोगे, तो मतलब यहाँ से ग्रॉस डाया कितना आपका 20 + 2, ये आपका 22 mm ग्रॉस डाया हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। चलो उसके बाद दिया है कितना 4.6, ये तो आपका M20 का बोल्ट, और ग्रेड जो दिया है वो 4.6 का दिया है। अब इस ग्रेड ऑफ बोल्ट से क्या निकालते थे, आपको देखो ग्रेड क्या दिया है, इसी से आपको ग्रेड दिया है 4.6। तो आपका जो फोर्स दिखाता था वो क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FUB की वैल्यू दिखाता है। मैंने निकाल के भी बताया था कैसे, 4 में आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका हो गया 400 Nm²। ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो गया। और ऐसे FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यहां से निकल जाता है कैसे, आपको ये जो 0.6 दिया है इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आ जाता था 240 Nm²। समझ में आना। ऐसे मैंने करके भी शायद यही एग्जांपल ही लिया था, मैंने बताया था। ठीक, यहां से ले लिया। उसके बाद आगे देखो लिखा है द मेन प्लेट टू बी ज्वाइंट आर 12 mm थिक। मतलब जो मेन प्लेट की थिकनेस दिया गया है वो कितना दिया है 12 mm। ऐसे यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, जो टी मेन का है उसकी थिकनेस कितना दिया, पूरा लिख दो, टी मेन प्लेट की थिकनेस 12 mm दी गई है। ठीक, चलो उसके बाद लिखा है एंड स्टील इज यूज्ड ऑफ ग्रेड Fe 410। जो आपका मतलब स्टील उसमें यूज हो रहा है, मतलब स्टील का ग्रेड आपका जो दिया है, इसी से लिखो आपका ग्रेड ऑफ स्टील वो कितना दिया है Fe 410। तो इसमें Fe आपका जो 410 दिखाता है वो क्या है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ FU की वैल्यू दिखाता है, मतलब 410 Nm/mm²।
ये दिखाता है। ठीक, अब देखो जब इसमें ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे दिया होता है तो हमें Fy की वैल्यू अज्यूम करनी होती है अपने से। ठीक, Fy देगा नहीं तो इससे कुछ छोटी वैल्यू ले लेते हैं। तो Fy आप ले लेना 250 न्यूटन पर mm²। ठीक, आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें मालूम है ना, मैंने बोला था Fe क्या डिनोट करता है, आयरन को, और 410 क्या डिनोट करता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। ठीक, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मालूम चल जाए तो यील्ड स्ट्रेंथ उससे कुछ वैल्यू नीचे ले लेते हैं हम। ठीक, कितना 250 न्यूटन पर mm² ये मेनली ले लिया जाता है। ठीक, चलो तो ये सारे आपको गिवन डाटा दिया गया है। उसके बाद किन किन केसेस पे हमें स्ट्रेंथ निकालना है। पहला केस आपको लैप ज्वाइंट लेना है, तब वहां पर स्ट्रेंथ हमें निकालना है। सेकंड, अगर सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो और जो कवर प्लेट की थिकनेस दी है वो 10 mm दी है। ठीक, उसके बाद सेकंड, अगर डबल कवर ज्वाइंट हो और जो थिकनेस है दोनों प्लेट की वो 8 mm दी गई हो। मतलब ये 3 क्वेश्चन है, समझिए। ठीक, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसमें, आपका 3 क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक, चलो तो सोल्यूशन करते हैं केस नंबर फर्स्ट लेके। समझ में आया ना क्या क्या डाटा दिया गया है सबको। तो केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं लैप ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट को ऐसा होता है, कुछ ऐसे आपके प्लेट्स होते हैं और इसी पे से लैपिंग करा देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी बोल्ट या रिवेट से ऐसे बांध दे रहे हैं। देखो इसे बोल्ट मान लो या रिवेट मान लो, बोल्ट लिखा है तो बोल्ट ही मान लो। ठीक, ये बोल्ट से हमने बांध दिया। अब प्लेट की थिकनेस आपको दी है कितना, 12 mm दी गई है ना। अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए 2 चीजें निकालनी होती, एक तो आपको शियरिंग स्ट्रेंथ और एक बियरिंग स्ट्रेंथ। उन दोनों का जो मिनिमम होता है वही आपका स्ट्रेंथ होता है। ठीक, मतलब ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, VDB। आपको जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है वो मिनिमम ऑफ किसका, पहले तो आपको VDSB मतलब डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद VDPB मतलब डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों में से जो मिनिमम आ गया वही आपका डिजाइन स्ट्रेंथ होगा। ठीक, समझ में आया ना, मैंने फॉर्मूला पीछे भी लिखवाया था। तो चलो पहला निकालते हैं। सबसे फर्स्ट डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, जिसे किससे, VDSB से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला सबको याद होगा क्या, ओहो ये वाला पेन, देखो इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, VDSB इक्वल टू V नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई गामा MB। ये होता था ना, जिसको पूरा लिख रहे थे तो कैसे लिखा था ऐसे, हाँ जब नॉमिनल का पूरा एक साथ लिख रहे थे तो FUB डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा MB ब्रैकेट में NN इंटू ANB प्लस में NS इंटू ASB, फिर ब्रैकेट में BLG इंटू बी बोल रहा हूं मैं, बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। ठीक, ये आपका फॉर्मूला था ना, सबको ध्यान है। अब एक एक टर्म निकालते हैं। देखो FUB आपको मालूम है, गामा MB हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट के लिए कितना 1.25 लेके चलेंगे। ठीक, उसको NN, अब देखो इसे कैसे निकालोगे, यहां से एक एक टर्म में निकालते जा रहा हूं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब आपका लैप ज्वाइंट होता है तब मैंने बोला था कौन सा शियरिंग प्लेन बनता है इसमें, सिंगल शियरिंग प्लेन, याद है ना सबको, पीछे रिवीजन करते रहिएगा। तो जब हम लैप ज्वाइंट बनता है तो हमारा कौन सा मतलब प्लेन बनता है, सिंगल शियरिंग प्लेन। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हो, इन केस ऑफ लैप ज्वाइंट हमारा कौन सा, सिंगल शियरिंग प्लेन इज ऑब्टेन्ड। ठीक, प्लेन इज ऑब्टेन्ड, याद है ना सबको कि जब हमारा लैप ज्वाइंट होता है तो वहां पर हमारा सिंगल शियरिंग, देखो कैसा बनता है, यहाँ पर एक ही शियर प्लेन बन रहा है ना। तो वहां पर मैंने बताया था NN और NS की वैल्यू, किसी को याद है, NN की वैल्यू वहां पर 1 होती थी, NS की वैल्यू 0। अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो याद होगी। ठीक, तो यहां से हम NN और NS की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद आगे क्या टर्म बनता है, ANB और ASB। ठीक, तो ASB क्या होता है, पहले ASB निकाल लो। ASB होता है एरिया ऑफ सैंक, मतलब आपका कोई ऐसे, ये मान लो बोल्ट है और ऐसे थ्रेडेड पार्ट होगा, तो ये आपका सैंक का डाया। अब सैंक का डाया क्या, वही नॉमिनल वाला जो डाया होता है वही आपका सैंक का डाया होता है। ठीक, तो ASB आसानी से निकाल सकते हो क्या, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर कर दो, तो π/4 आपका नॉमिनल डाया कितना है 20 mm, तो इसका स्क्वायर कर दो, देखो कितना है, π/4
बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है 314.159 स्क्वायर, 314.159 स्क्वायर। इतना ASB आ गया। ठीक, अब सेकंड क्या, ANB निकाल लो। ANB ये क्या होता है 0.78 टाइम्स ऑफ ASB। ठीक, कल यही मैंने गलती कर दी थी, 8 को मैंने B पढ़ लिया था। ठीक, तो 0.78 इंटू ASB का आप क्या क्या हो जाएगा 314.159 करो, कितना आ जाएगा 0.78 इंटू 314.159, तो ये आपका आ गया 245.044 स्क्वायर। ठीक, इतना ANB आ गया। इतनी चीजें मालूम चल गई ना, देखो ये आपकी सारी मालूम चल गई। अब इसमें देखो बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PK। अब देखो ना इसमें कोई लॉन्ग जॉइंट है, ना इसमें कोई लार्ज ग्रिप लेंथ है, ना इसमें कोई पैकिंग प्लेट यूज किया गया है। तो जब ऐसा कोई चीज इसमें बोला ही नहीं गया है तो हम क्या करते हैं, सिंपल बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PK, इन तीनों की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक, इसको इक्वल कर देते हैं 1 को। ठीक, कोई इसमें लॉन्ग जॉइंट, ना आपका लॉन्ग ग्रिप लेंथ, ना आपका पैकिंग प्लेट, इन तीनों चीजों का जिक्र नहीं है, ना कोई वैल्यू दी है, ना कोई बात बोली गई है। तो जब नहीं बोली जाती तो हम सिंपल 1 ले लेंगे। ठीक, और सारी वैल्यू आपको मालूम है, सिंपल पुट कर दो। ठीक, तो फिर एक बार फिर से हम लिखेंगे VDSB का फॉर्मूला हमारा होता है FUB डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा MB, ब्रेकेट में NN इंटू ANB प्लस में, अब NS कैलकुलेट, वो तो 0 हो जाएगा, NS की वैल्यू देखो 0 है तो वो 0 हो जाएगा, हटा दे रहा हूं। ठीक, तो यहां से ये इंटू में बचेगा बीटा LJ और बीटा LG और बीटा PK। ये बीटा है, मैं B लिख दे रहा हूं बार बार। ठीक, समझना। अब FU की वैल्यू कितनी है, देखो यहां निकाला था 400 है। ठीक, तो FU आपका 400 हो गया डिवाइडेड बाई √3 इंटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट कितना होता है 1.25। ठीक, इंटू अब NN की वैल्यू 1 है और ANB की वैल्यू आपकी 245.044 है। ठीक, चलो कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई √3 इंटू में 1.25। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपल 245.044 से, तो ये आपका आ गया 4727.2.39। ठीक, मतलब ये आ गया 45272.39, इतना न्यूटन आ गया। इसको 1000 से डिवाइड करोगे 1000, तो ये आ गया 45.27 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया क्या, डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड, ठीक, सेकंड हमारा क्या होता है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अभी एक लेक्चर और आ जाएगा इस पे, रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन पे, उसके बाद हम वेल्डेड स्टार्ट कर देंगे। ठीक, काफी लॉन्ग चला जा रहा होगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं कराता तो कंप्लीट कर देता। ठीक, चलो तो आप निकालते हैं डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मतलब इसे डिनोट किया था VDPB से, डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला होता है VNB, मतलब नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाई गामा MB, यही होता है ना। अब यहाँ पर नॉमिनल की वैल्यू कैसे निकालते थे, 2.5 KB इंटू ब्रेकेट में D इंटू T और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई FY। ठीक, इंटू में आप क्या करते थे, गामा MB से डिवाइड कर दो, यही नीचे वाला। ठीक, चल तो अब पहला टर्म निकालते हैं, आप पहले केबी निकाल लेते हैं। ठीक, तो केबी की वैल्यू के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था कि हमें बहुत सारी चीजें, जैसे E डिवाइडेड बाई 3D0, ऐसे P डिवाइडेड बाई 3D0 माइनस का 0.25, फिर FUB डिवाइडेड बाई FU और FY होता था, FU डिवाइडेड बाई FU होता, FUB डिवाइडेड बाई FU और उसके बाद 1। इन चारों में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी वो हमें लेके चलना है। ठीक, लेकिन समस्या एक आ रही है, आपको इसमें ई नहीं दिया, इन डिस्टेंस और पिच नहीं दिया है, ये दोनों चीजें दी ही नहीं है। तो जब ऐसा केस बनता है तो हम ई की वैल्यू निकालते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ D0 करके। ठीक, अब D0 क्या होता है, ग्रॉस डाया, जो आपका 22 mm है, मतलब 1.5 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 22। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 33 mm।
ठीक, सेम ऐसे पिच की वैल्यू को क्या करते हैं हम 2.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट कर देंगे। ठीक, तो 2.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट की वैल्यू 22, तो ये आपका आ जाएगा 55 mm। ठीक, इतना पिच की वैल्यू आ जाएगी। कुछ ऐसे आपको पिच निकाल लेना है। ठीक, चलो अब सारी वैल्यू मालूम है, रख दो। ए की वैल्यू कितनी 33 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आपका यहाँ 22। ठीक, ज्ञात कर लेना। और ऐसे पिच की वैल्यू पी की वैल्यू कितनी है 55 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नॉट माइनस 0.25। ऐसे एफ यू बी की वैल्यू आपकी 400 है और एफ यू की वैल्यू 410 है और ये 1 है। ठीक, ज्ञात कर लो कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है। देखो 33 ऐसे इस पे करो 33 डिवाइडेड बाई कितना ये 66 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आ गई 0.5 और ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा ये 22 है। ठीक, तो यहाँ से 55 डिवाइडेड बाई 3 66 लिख दो 66 डिवाइड माइनस बाई 0.25 ये वैल्यू आ गई 0.583। ठीक, चलो और ये कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाई 410, तो यहाँ से ये आ गया 0.975 और ये 1। तो इनमें से जो वैल्यू मिनिमम होती है वही हमारी केवी की वैल्यू होती है। तो यहाँ से केवी की वैल्यू कितनी आई जो आपकी मिनिमम है, मिनिमम कितना 0.5 है, तो मतलब केवी की वैल्यू यहाँ से 0.5 आ गई। ठीक, चलो समझ में आया ना। अब हमारा डी जो डाया है बोल्ट का वो हमें दिया गया है। ठीक, कितना लेना है यहाँ, तो जब सिंपल डी लिखा होता है तो हमें नॉमिनल डाया और जब डी नॉट लिखा रहेगा तो ग्रॉस डाया। ठीक, तो यहाँ डी की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 20 mm और टी हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट दिया ही गया 12 mm और एफ यू की वैल्यू हमें मालूम है, एफ यू कितना 410 और गामा एम बी 1.25 लगा देना। ठीक, सारी वैल्यू अब मालूम ही है, रख दो। तो यहाँ से आ जाओ क्या वी डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू 2.5 इंटू के बी इंटू में डी इंटू टी इंटू में एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम बी। ठीक, रख दो 2.5 के बी की वैल्यू 0.5 इंटू डाया आपका 20 और थिकनेस ऑफ प्लेट 12 और एफ यू की वैल्यू 410। ठीक, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 1.25 से। ठीक, देख लो कितना आ रहा है वी डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो ये हो गया 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 410 इतना आ गया। डिवाइड कर दो इसको 1.25 से, तो ये आपका आ गया 98400 इतना न्यूटन। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया 98.4 किलो न्यूटन। ठीक, इतना किलो न्यूटन आ गया। बस अब सिंपल है, निकाल लो। क्या हमें निकालना था डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो इसको हम क्या लेते थे मिनिमम ऑफ क्या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और वी डी पी बी। ठीक, ये डी रहेगा वी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वी डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इन दोनों का मिनिमम। अब इसका आया था 45.27 और इसका आ गया 98.4 इतना किलो न्यूटन। तो बता दो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना आएगा। आप सिंपल कहेंगे मिनिमम वैल्यू आपकी 45.27 किलो न्यूटन है, मतलब लैब जॉइंट के अंदर उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी है 45.27 किलो न्यूटन। ठीक, इतनी रहेगी। समझ में आया ना सबको। चलो अब केस नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सेकंड आपका क्या था सिंगल कवर बट जॉइंट और कवर की थिकनेस क्या दी थी। अब देखो बट जॉइंट कैसा होता है, ऐसे हम दो बटिंग सरफेस को आपस में एक कवर प्लेट से ज्वाइंट करें, वही आपका सिंगल कवर बट ज्वाइंट कहलाएगा। ये देखिए इसको ऐसे एक बोल्ट से ऐसे कनेक्ट करा दे रहे हैं, ये आपका हो गया सिंगल कवर बट ज्वाइंट। ठीक, कुछ ऐसा। चलो इसकी थिकनेस कितनी दी है 8 mm और इसकी थिकनेस हमें दी है 12 mm। ठीक, चलो इसमें भी सेम प्रोसीजर, कोई अलग ही नहीं है। पहला हमें क्या निकालना होगा, पहला हमें VDSB मतलब डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। कैसे निकालते हैं, सिंपल वही फॉर्मूला FU डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा MB। अब तो फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, NN इंटू ANB प्लस में ANB प्लस में NS इंटू ASB और यहाँ पर बीटा। अब यहाँ डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया बीटा LJ इंटू बीटा LG इंटू बीटा PK।
ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें देखो NN की वैल्यू और NS की वैल्यू, अब जब आपका सिंगल कवर बट ज्वाइंट है तब भी हमारा NN की वैल्यू 1 ही रहेगा और NS की वैल्यू इसमें भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जब डबल कवर रहता है तब उसमें, ठीक। तो इसमें भी हमारा NN बराबर, ऐसे लिख दूं ना, इसमें भी हमारा सिंगल सीयर ही बनता है ना, सिंगल सीयर बनेगा। तो इसमें NN की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और NS की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? देखो यही तो सीयर बनेगा और यहाँ नीचे थोड़ी आएगा, तो सिंगल सीयर बनना है, तो इसमें भी NS की वैल्यू 0, NN की वैल्यू वही हो जाएगी। और ASB की वैल्यू हमने जो पीछे निकाली, कोई चेंज थोड़ी होगा, वही डाया बोल्ट यूज कर रहे हैं, कोई चेंज करने को बोला नहीं, तो ASB वही ले रहे हैं। कितना आया था ASB? हमारा आया था 314.159, कितना था? सही है, ठीक। उसके बाद ANB हमने निकाला था, ANB वो कितना निकाला था? हमारा आया था 245.044 mm², ठीक। सारी वैल्यू मालूम है, कुछ इसमें चेंज नहीं आ रहा है, बस डायरेक्ट वही वैल्यू ही आ जाएगी, कोई चेंज है इसमें नहीं, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो FE की वैल्यू हमारी 400 है, 400 नहीं 410 क्या? हाँ 410 है, ठीक। डिवाइड कर दो √3 इंटू 1.25 से इंटू में 1 इंटू वही वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सेम वही 45.27 किलो न्यूटन, ठीक। सिंपल, कोई चेंज आया नहीं, लेकिन आपका इसमें सेकंड वाले में चेंज आएगा। देखो सेकंड वैल्यू क्या निकालते, समझ में आया ना? थोड़ा फास्ट कर दिया, वही सारी चीजें थी, कुछ चेंज नहीं है इसमें, लेकिन सेकंड में हमारा चेंज हो जाएगा जब हम निकालेंगे वी डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? आपका वी नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय गामा MB। नॉमिनल स्ट्रेंथ को कैसे निकालते थे? 2.5 इंटू KB ब्रैकेट में D इंटू T इंटू में फिर FU डिवाइड कर दो गामा MB से। अब KB की वैल्यू तो वही रहेगी, KB की वैल्यू तो आपकी 0.5 ही आएगी, कोई चेंज नहीं है, मतलब आपका जो सब सारी डाटा था वही की वही रहेगा। जैसे KB हम जो निकालते हैं E की वैल्यू वही, डाया नहीं बदलेगा, FU FY सब चीजें वही है, तो KB हमारा वही आएगा, फिर से निकालने का मतलब नहीं, तो KB हम 0.5 ही ले लेंगे। बस इसमें चेंज क्या आएगा? थिकनेस। अब यहाँ देखो थिकनेस ऑफ प्लेट हम कैसे लेते हैं, ध्यान है आपको? हम लेते थे समेशन ऑफ कवर प्लेट का, समेशन ऑफ कवर प्लेट, और सेकंड हम करते थे समेशन, सॉरी जो मेन प्लेट की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, मेन प्लेट। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वो हम लेके चलते हैं, लिखवाया था मैंने पीछे अगर ध्यान हो, ठीक। तो समेशन ऑफ कवर प्लेट, यहाँ दो नहीं एक ही कवर प्लेट है, तो कवर प्लेट आपका कितना हो गया? 8 mm और मेन प्लेट हो गया 12 mm। तो यहाँ पर थिकनेस आप मिनिमम लेके चलेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से थिकनेस आपकी आ जाएगी 8 mm। बस यही थिकनेस में आपका चेंज आ गया, ठीक। और डाया वही, FU वही, गामा MB वही, KB वही, सब रख दो। देखो यहाँ पर आपका परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ VDPB आपका कितना आ गया? KB की वैल्यू देखो 2.5 इंटू KB की वैल्यू 0.5 इंटू डाया आपका, इसमें क्या नॉमिनल डाया लेके चलते हैं, तो 20 इंटू 8, थिकनेस हमने 8 रख दिया, ठीक। और उसके बाद FU की वैल्यू आपकी कितना? 410 है, डिवाइड कर दो 1.25 से, बस, ठीक। बस क्या चेंज आया कि हमें थिकनेस ऑफ प्लेट को दूसरा रखना पड़ा, ठीक। तो यहाँ से 2.5 इंटू में 0.5 इंटू में 20 इंटू में 8 इंटू में 410, ठीक। और इसको डिवाइड कर दो किससे? 1.25 से, तो ये वाली वैल्यू आई 65600 न्यूटन। किलो न्यूटन में कितना आ जाएगा? 65.6 आपका किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक। समझ में आया ना? ये इसलिए दो तीन तरह केस ले आया कि आपको कोई भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे, ठीक। चलो अब यहाँ से डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बता दो, VDB कितना आ जाएगा? मिनिमम ऑफ किसका? मिनिमम ऑफ आपको VDSB और VDPB, इनका मिनिमम लेके चलना है, रख दो। इसका तो वही आया, मतलब 42.7 और इसका बस चेंज आ गया 65.6, तो इनमें मिनिमम किसका है? वही आएगा बोल्ट, VDB आपका आ गया 45.27 किलो न्यूटन। इतना आपका सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में भी है, ठीक। अब चलो अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। सबको समझ आया ना? सेकंड केस कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। केस नंबर 3, अब देखो केस नंबर 3 में हमें क्या लेके चलना है? डबल कवर बट जॉइंट और ईच कवर प्लेट की थिकनेस 8 mm, मतलब कुछ ऐसा, ये आपका डबल कवर बट जॉइंट है, ये आपके बटिंग सरफेस को ज्वाइन कर दिया तो बट जॉइंट, और यहाँ डबल कवर, मतलब एक कवर ऊपर लगा दो एक कवर नीचे। इसकी थिकनेस 8 mm और यहाँ पे इसकी थिकनेस 8 mm, इसकी थिकनेस 12 mm।
अब इसको ज्वाइन कर दो। अब बोल्टेड के लिए नहीं बोलो, चाहे एक बोल्ट लगा दो चाहे दो बोल्ट लगा दो, ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक, चलो सिंपल वही प्रोसीजर। पहला क्या निकाल लो, वी डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDSB। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लिख दो, चल पूरे, वी नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाई गामा MB। तो नॉमिनल के लिए आप क्या करते थे, FU डिवाइड बाई √3 इंटू गामा MB, ब्रैकेट में NN इंटू ANB प्लस में NS इंटू ASB और ब्रैकेट में इंटू बीटा LG और बीटा PK। ठीक, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो NN और NS की वैल्यू 1 आ जाती है। कैसे, आपका यहाँ पर डबल शेयरिंग केस बन जाता है। जब आपका डबल कवर बट जॉइंट होता है तो एक शेयरिंग केस यहाँ बनता है और एक शेयरिंग केस यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा, डबल शेयरिंग केस बनता है। ठीक, डबल शेयरिंग केस बनता है। तो इस केस में आपका NN और NS की वैल्यू क्या हो जाती थी, NN की वैल्यू आपकी 1 और NS की वैल्यू 1। ठीक, ध्यान है ना, जब मैंने बोला था डबल कवर आपका जब बनता है तो वहां पर डबल शेयरिंग केस बनता है, पीछे लिखवाया है, तो वहां पर बोला था NN की वैल्यू 1 और NS की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक, सिंपल, ANB ASB कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। तो ASB और ANB वही रहेगा। डाई आपका चेंज नहीं हो रहा तो एरिया तो वही आएगा। कितना आया था, ASB आपका था 314.159 mm² और ये था 245.044 mm²। ये कोई चेंज नहीं है तो वैसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, और FU आपका वही रहेगा, गामा MB वही रहेगा, √3 और बाकी तो सेम है। ठीक, बस चेंज क्या है कि NN और NS भी आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो सिंपल रख दो, VDSB इक्वल टू क्या, FU की वैल्यू आपकी कितना है 410 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25 ब्रैकेट में NN 1 और ANB की वैल्यू आपकी है 314.159 प्लस में आपकी NS की वैल्यू 1 इंटू ASB की वैल्यू 245.044। ठीक, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू सब 1 है तो 1 रख दो। देखो कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अब ऐसे रिस्पॉन्स दिया करिए आप लोग कमेंट में तो मालूम चलता रहेगा। ठीक, इंटू में 1.25 और यहाँ पर इंटू में ये ब्रैकेट में सब जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक, 314.159 प्लस में 245.044। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आई कितनी, 105896। कितना आया, 105896.7688। ठीक, इसको क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट आई 105.89 किलो न्यूटन। ठीक, इतना आपका आ गया डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, चलो अब सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड केस हमें निकालना होता है वी डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दू, आपका क्या होता है 2.5 इंटू KB इंटू में ब्रैकेट में D इंटू T और इंटू में FU डिवाइडेड बाई गामा MB। किसी को दिक्कत, इतनी बार लिखा है तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लिख दिया। KB की वैल्यू चेंज नहीं, डाया वही, T वही। देखो साहब एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ KB बराबर भी हमें 0.5 लेके चलना है, कोई चेंज नहीं है तो वही रहेगा। डाया आपका 20, थिकनेस आपको देखो यहाँ पर लेके चलना है। थिकनेस क्या, समेशन ऑफ कवर प्लेट का समेशन और जो मेन प्लेट की थिकनेस है उनमें आपकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो लेके चलना है। ठीक, तो समेशन कर दो, कवर प्लेट 8 यहाँ 8 यहाँ मतलब 16 mm और यहाँ पर मेन प्लेट आपका 12 mm। तो मिनिमम कितना आया, T मिनिमम जो आपका आया थिकनेस लेके चलना है वो 12 mm। ठीक, सिंपल, समझ में आया ना। चलो सारी वैल्यू मालूम है, रख दो। तो यहाँ पर 2.5 KB की वैल्यू 0.5 इंटू डाया आपका 20 mm, थिकनेस आपका 12 mm और FE की वैल्यू 410 डिवाइड कर दो 1.25 से। ठीक, देखो कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 0.5 इंटू में 20 इंटू 12 इंटू 410 डिवाइड कर दो 1.25 से। तो ये आपका वही पिछला वाला आ गया 98400 न्यूटन। किलो न्यूटन में बदलोगे तो 98.4 किलो न्यूटन। तो इस केस में आपका डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है, यही लिख दो, यही लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो VDB डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिनिमम इन दोनों में लेके चलना है, तो मिनिमम कितना आया 98.4 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये आपका आ गया डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, समझ में आया सबको न्यूमेरिकल। ठीक, बहुत इजी था, एक बार खुद से आप लोग सब ट्राई करिएगा। ये सब इतना बड़ा नहीं आता, इसमें मैंने 3 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ठीक, एक आपका लैच ज्वाइंट का केस लेके, एक आपका सिंगल
और एक आपका डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक, तो 3 केसेस पे बता दिया जिससे आपके 3 न्यूमेरिकल समझिए कवर हुए। ठीक, चलो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना। ठीक, चलो तो हेडिंग डाल के अब जैसे हमने वो निकाला बियरिंग स्ट्रेंथ शियरिंग स्ट्रेंथ, वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकालने का आ जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप लोग न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा जितने भी आपके क्वांटम है, और जो भी डाउट आएगा न्यूमेरिकल मेरे पास भेज देना। जब मैं वन शॉट कवर कराऊंगा तो उसमें सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक, आप लोग ट्राई करते रहिएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो प्लेलिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। ठीक, चलो अब निकालते क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसा चाहते हैं, जैसे मान लो ये आपका बोल्ट है। अब हम क्या चाहते हैं, इस पे जो भी टेंसाइल एक हम फैक्टर कंसीडर करके चलते हैं कि आपका मान लो ये फैक्टर इस पे लग रहा है, जो मैं दोनों हाथों से लगा रहा हूँ। ये हम सोचते हैं ये जो फैक्टर टेंसाइल फोर्स लगता है ये इसकी डिजाइन जो रहे, डिजाइन करना चाहते हैं उससे हमेशा ज्यादा रहे, मतलब ये डिजाइन वाला ज्यादा रहे और इस पे जो फैक्टर लग रहा है ये हमेशा कम रहे। मतलब कहने का मतलब हम मान ले द बोल्ट सब्जेक्टेड टू a factor tensile force टीबी। हम एक मतलब कंसीडर करके चले कि हमारा ऐसे मान लो टीबी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो वो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, सेल सेटिस्फाई क्या कि जो आपका जो मैंने यहाँ पर लगाया ये जो टीबी लगा रहे ये हमेशा कम होना चाहिए, आपकी ज्यादा होना चाहिए डिजाइन और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का। ठीक, मतलब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के मतलब आप जो डिजाइन कर रहे हो वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए जो इस पे लगे। अगर ज्यादा आपका फेल करेगा तो कैसे, आपके ये जो फैक्टर टेंसाइल फोर्स लग रहा है ये अगर ज्यादा हो गया तो फेल कर जाएगा। तो हमेशा हम चाहेंगे कि जो भी हम डिजाइन करें वो हमेशा ज्यादा वैल्यू निकले। ठीक, तो कैसे निकालोगे वी टीबी की वैल्यू, मतलब वी टी डी बी की मतलब क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इसे कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है वी डी बी की इक्वल टू आपका टी एन बी डिवाइडेड बाई गामा एम बी। सिंपल वही सब टर्म आपको पहले ही मालूम है कि वी टी एन बी क्या होता है। वी टी एन बी आपका होता है नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और गामा एम बी सबको मालूम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। गामा एम बी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट, पूरा लिख देना गामा एम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक, लिख लेना, ये सबको मालूम है। ठीक, तो यहाँ पर टी एन बी कैसे निकाला जाता है, टी एन बी इसको निकाला जाता है 0.90 करके एफ यू बी इंटू ए एन बी। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आपका निकल जाएगा क्या नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इसमें हम सेकंड केस लेके चलते हैं, मतलब हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि उसको सेटिस्फाई, अगर ऐसा नहीं रहेगा कोई फेलियर या रप्चर आएगा तो उससे हमें पहले मालूम चल जाए। इसके लिए एक क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं कि जो आपका यहाँ वी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल वी डी बी की वैल्यू ये हमेशा मतलब कम होना चाहिए आपका किसका, एक फॉर्मूला आता है एफ वाई इंटू ए एस बी डिवाइडेड बाई 1.1 से। अब 1.1 क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग होता है। ठीक, यहाँ पर चलो सबका टर्म लिखा दो। यहाँ एफ वाई क्या है आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ ए एस बी क्या है एरिया ऑफ सैंक। ठीक, और यहाँ 1.1 क्या है, ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग, पीछे मैंने लिखवाया है इसकी वैल्यू। ठीक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर ऑफ यील्डिंग। ठीक, यील्डिंग इसके लिए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ऐसा क्राइटेरिया हम क्यों चेक करें कि आपका जब भी कोई नॉन फंक्शनल चेंज ज्वाइंट में या रप्चर आए तो वहां आपको यील्डिंग से पहले आपको चेतावनी मिल जाए। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं दिस क्राइटेरिया इज चेक्ड, ये जो हम सेकंड क्राइटेरिया क्यों चेक करें, इज चेक्ड सो दैट एक्सेसिव यील्डिंग, आपका जब एक्सेसिव यील्डिंग आए तो डज नॉट लीड टू नॉन फंक्शनल ज्वाइंट बिफोर रप्चर। ठीक, बिफोर रप्चर। ठीक, तो रप्चर से पहले आपका कोई नॉन फंक्शनल ज्वाइंट ना आए यील्डिंग से पहले। ठीक, चलो तो ये समझ में आया ना कि ऐसी कंडीशन हम यहाँ चेक करते हैं। अब यहाँ सब टर्म आपको मालूम हो गया एफ वाई एस बी 1.1
और एफ यू बी सबको मालूम है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और, ठीक। एफ यू बी आपको सबको मालूम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ रहेगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ठीक। एफ वाई सबको मालूम है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ए एन बी आपको मालूम है ना कि आपका नेट टेंसाइल एरिया आपका होता है, देखते रहो एक बार, नेट टेंसाइल एरिया। इसको कैसे निकालते थे, इसको 0.78 टाइम करके ASB से करोगे तब ये निकलेगा, ठीक। पीछे भी लिखवाया है वही सेम है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, जब आपको ये और ये इन दोनों से जो वैल्यू मिनिमम आएगी वही आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट रहेगी, ठीक। मतलब टी मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या रहेगा, इन दोनों में से मिनिमम ऑफ, आपको पहला क्या लेके चलना है, इसको 0.90 FUB इंटू ANB और इसको डिवाइड कर दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा MB से, जो कि 1.25 आप लेके चलते हैं। ऐसे इसको सेकंड केस FY इंटू ASB डिवाइडेड बाई 1.11, ठीक। इन दोनों से में आपका जो मिनिमम रहेगा वही आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट रहेगा। अब इसमें से पहला चीज आप क्या निकाले, ये पहला निकालते हैं हम, ऐसे लिख दो इसमें, देखो पहला हम निकालते हैं टेंसाइल रप्चर को, और सेकंड हम निकालते हैं यहाँ टेंसाइल यील्डिंग को, ठीक। तो इन दोनों से रप्चर मतलब आपने वो पढ़ा ना पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा था, तो ऐसे कुछ करके फिर यहाँ जाता था, फिर यहाँ, फिर ऐसे बनता था। तो ये वाला पॉइंट जहां पर आपका नेकिंग ज्वाइन आ जाता है वो आपका क्या रप्चर पॉइंट कहलाता है, जहां से आपका फेल होने, और यील्डिंग के यहाँ से जब यील्डिंग यहाँ से होने लगता है, ठीक, जहाँ से चेंज होने लगता है आपका, ये यील्डिंग पॉइंट होता था, मैंने पीछे भी लिखवा दिया था, ठीक। तो यहाँ से इन दोनों कंडीशन में हम चाहते हैं क्या, यील्डिंग से पहले आपको चेतावनी मिल जाए, तो इसीलिए हम इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगी, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पर टेंसाइल रप्चर आएगा तो वहां पर नेट एरिया लेके, यहाँ ऐसे नोट में नहीं, ऐसे ध्यान रखना, आपका ये लोग बहुत लोग भूल जाएंगे, ये आपका बहुत मदद करेगा, ठीक। ऐसे ब्रैकेट में ध्यान रखो कि जब आप, ये मैंने फास्ट बता दिया, सबको समझ में आएगा कि नहीं, देखो जब आप टेंसाइल रप्चर लेंगे तो वहां पर नेट एरिया लेते हैं, नेट एरिया देखो दिख रहा है ना, नेट एरिया लेके चल लेना टेंसाइल रप्चर में। और जब हम क्या लेके चलते हैं, टेंसाइल यील्डिंग, ये अभी आगे अब जब प्लेट का स्ट्रेंथ निकालेंगे ना तो उसमें ब्लॉक शियर होता है, तो उसमें काम आ जाएगा आपका। जब टेंसाइल यील्डिंग आता है तो उसमें हम क्या, ये ग्रॉस एरिया, जिसे एरिया ऑफ साइन बोलते हो, ग्रॉस एरिया लेके चलेंगे, ग्रॉस एरिया ये लेके चले। और इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, इसमें FY की, देखो FU लिख दिया हूं, ये FY देखो छोटा छोटा अगर करेक्शन हो खुद से कर लीजिएगा, ठीक। चलो समझ में आया ना, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझे ये लगा मैंने जल्दीबाजी कर दी है। देखो फिर से हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इसको कैसे निकालते, तो हम एक कंडीशन लेके चलते कि जो इस पे टेंसाइल फोर्स लगे उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ से कम लगे, मतलब ये वाली डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहे। अगर ज्यादा लगा दिया टेंसाइल स्ट्रेंथ तो फेल कर जाएगा। तो हम लेके चलते हैं कि एक फैक्टर टेंसाइल फोर्स TB की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से, ठीक। चलो तो ये कंडीशन हम लेके चलते हैं। तो वहां से हमें अगर निकालना हो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो कैसे निकाल देंगे, तो नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय गामा MB, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब यहाँ TNB मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.90 FUB इंटू ANB, ठीक। मतलब नेट टेंसाइल, यहाँ पर ANB नेट टेंसाइल फोर्स और FUB आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट होता है। 0.90 एक फैक्टर लिया जाता है, ठीक। उसके बाद एक क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आपकी रप्चर से पहले कोई फेलियर ना हो, एक्सेसिव यील्डिंग ना आए। तो उसके लिए हम लेके चलते हैं कि आपका जो डिजाइन यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आया उसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, FU इंटू ASB डिवाइडेड बाई 1.1 से, ठीक। तो ये कंडीशन लेके चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू हमें ऐसे निकालनी होती है, इसकी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी डिजाइन टेंसाइल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगी। जिसमें पहला कंडीशन हम ये जो चेक कर रहे हैं इसको बोला जाता है टेंसाइल रप्चर के लिए, और ये सेकंड जो कंडीशन चेक कर रहे हैं टेंसाइल यील्डिंग के लिए। अब यील्डिंग रप्चर क्या होता है यहाँ सबको मालूम है, ठीक। और यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जब हम टेंसाइल रप्चर आपका आता है तो वहां पर हमें नेट एरिया लेके चलना पड़ेगा, और जब टेंसाइल यील्डिंग आएगी तो वहां ग्रॉस एरिया लेके चलना, ठीक। चलो तो कुछ इस तरह आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है। क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं,
आपके इसी में 10 लेक्चर हो जाएंगे। तो लोग यूट्यूब पे क्या होता है ना, अभी यूनिट फर्स्ट में 10 लेक्चर, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे देखकर 50 लेक्चर हो जाएगा, तो सब लोग वॉच नहीं करते। ठीक, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करा रहा हूँ। वन शॉट में मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। आपका जो भी डाउट आएगा भेज देना। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा प्लेट स्ट्रेंथ को कैसे निकालना है। ठीक, अभी देखो 3-4 टॉपिक बचे। पहले प्लेट स्ट्रेंथ, उसके बाद आपका अरेंजमेंट ऑफ रिवेटिंग मैं इसी वक्त कवर करा दे रहा हूँ। बचा आपका इसेंट्रिसिटी, और WSM से भी आपका पता नहीं आता है कि नहीं, मैं कवर करा दूंगा उसको भी। अगर नहीं आता होगा तो छोड़ देना। ठीक, तो ये 3 टॉपिक अभी और बचे, उसको मैं कवर करा दूंगा कल के लेक्चर में। आज मैं एक टॉपिक और कवर करा दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आते हैं अरेंजमेंट ऑफ, हेडिंग डाल दो, अरेंजमेंट ऑफ रिविटेड और बोल्टेड कनेक्शन। रिविटेड या बोल दो बोल्टेड, इनका अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, बोल्टेड कनेक्शन का। ठीक, ऐसे बस बोलो, अरेंजमेंट ऑफ रिविटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। तो इनके 3 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। पहला आपका एक तो ऐसे आपका सीधे सीधे एक पैरेलल रो में रहे तो इसे चैन रिविटिंग बोल देंगे। सेकंड, ऐसे अगर टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो जिगजैग रिविटिंग बोल देते हैं। एक आपका ऐसे डायमंड शेप का बनता है, इसको डायमंड रिविटिंग बोल देते हैं। ठीक, तो इससे आपका नेट एरिया निकालने पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो कैसा अरेंजमेंट, पहला अरेंजमेंट आपका चेन अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक, तो चेन रिविटिंग बोल दे या बोल्टिंग, आपका जो चीज लगा होगा उसी हिसाब, चेन रिविटिंग या बोल्टिंग। ठीक, जो चीज आप यूज कर दो उसी को। अब इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, देखो फिगर मैं बना दूं कुछ ऐसे। ये मान लो आपका प्लेट हुआ, ये आपका प्लेट है, ये रहा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो आपका बोल्ट होते हैं, बोल्ट मान लो या रिवेट, आपके एक ऐसे सीरीज में ऐसे पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे समान डिस्टेंस पे सब कनेक्ट हो गए। ठीक, ऐसे आप सेंटर टू सेंटर मान लोगे ऐसे, तो सबके बीच की डिस्टेंस ऐसे इक्वल रहेगी। ठीक, ऐसे आप डॉटेड डॉटेड करिएगा, सब इक्वल रहेगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, बोल लेता है नेट एरिया निकालो, मतलब इसी का कोई आपके एक्स एक्स रो का बोल दे, ऐसे इस वाई वाई रो का बोल दे, तो कैसे निकालोगे। देखो मैं मान ले रहा हूँ इसकी टोटल विड्थ अगर b है, और इसका टोटल ये जो हाइट है वो h मान लो। ठीक, और इसका डाया ऐसे मान लो, ये पूरा डाया, ग्रॉस डाया d0 मान ले रहा हूँ, d0। ठीक, अब मान लो मुझसे पूछ ले रहा है इस रो में, मैं मान ले रहा हूँ इसे एक्स क्रॉस सेक्शन में पूछ ले रहा है, नेट एरिया बताओ इस क्रॉस सेक्शन में, तो कैसे निकालोगे। तो ए नेट मैं किस में निकाल ले रहा हूँ, ए नेट मैं एक्स क्रॉस सेक्शन में निकाल ले रहा हूँ। तो कैसे निकालते हैं, एरिया इसका क्या, ब्रेड्थ इनटू, अगर मैं इसकी जो ये नेट एरिया मतलब ये जो आपने ये जो होल किया है इसको घटा देते हैं, और जितनी इसकी थिकनेस मान लो टी ऐसे इसकी थिकनेस है, अब थिकनेस मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मान लो इसकी टी ऐसे थिकनेस है, टी ऐसे थिकनेस मान लो, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मान लो ऐसे टी इसकी थिकनेस है, तो विड्थ इनटू थिकनेस कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट एरिया। ठीक, मतलब ये आपको जो ये आपने होल किया इसको घटाना भी पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, ये टोटल विड्थ में से जितने होल हैं, अब कितने 1 2 3 4 ऐसे n नंबर आप बार हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे n इंटू जो इसका डाया है, डाया कितना d0, इसको घटाओगे तो n इंटू d0 करोगे, सब होल घट जाएगा इसमें विड्थ में से, इंटू जितनी थिकनेस होगी बस वही मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया नेट एरिया। सिंपल, कोई दिक्कत कोई फॉर्मूला। अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ऐसे 2 नंबर में पूछ ले। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ऐसे कर लेना। अब इसमें सारे टर्म आपको मालूम है। ठीक, क्या है, बी आपका विड्थ है, एन आपका नंबर ऑफ बोल्ट जो है, नंबर ऑफ रिवेटेड बोल दो, रिवेट और बोल्ट अलोंग विड्थ सेक्शन। ठीक, तो विड्थ सेक्शन के अलोंग जो आपका नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हैं वो आपका एन नंबर ऑफ बार हो गए। टी आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक लिख दे रहा हूँ, टी आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक, तो ये आपके एक्स एक्स क्रॉस है, ऐसे आपका वाई वाई क्रॉस सेक्शन के अलावा पूछ ले इसमें वाई वाई के। ठीक, तो वाई वाई में ऐसे सिंपल निकाल लेना, ए नेट इक्वल टू क्या, ए नेट में वाई वाई में निकाल देना। ठीक, किसी में पूछ सकता है। तो इसमें क्या, अब जैसे इसमें विड्थ किए थे इसमें हाइट कर देना, बस हाइट में से आपका जो नंबर ऑफ बार्स है, जैसे 2 नंबर ऑफ बार्स है तो एन इंटू, अब यहाँ भी डाया वही रहेगा ना, d0, ऐसे डाया इसका d0 ही रहेगा ना, कोई चेंज थोड़ी होगा, एन इंटू d0 इंटू थिकनेस तो वही रहेगा इंटू टी, बस जो यहाँ विड्थ रखे तो वहां एस से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देना,
तो कुछ इस तरह आप नेट एरिया निकाल लेंगे ना। कोई एकदम आपका इजी है। और यहाँ डी नॉट क्या है, डी नॉट आपका क्रॉस डाया है, डी नॉट आपका क्रॉस डाया है। ठीक, चलो तो चैन रिपीटिंग में अगर आपसे नेट एरिया पूछ लेगा सब लोग कर लोगे। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड 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 आपका जिगजैग रिवेटिंग। जिगजैग रिवेटिंग बोलो या बोल्टिंग, जो आप लगाओगे, दोनों लिख दे रहा हूँ। चलो, जिगजैग रिवेटिंग और बोल्टिंग। अब जो चीज आप यूज कर लेंगे वो आपका कहला जाएगा। रिवेटिंग यूज करोगे तो रिवेटिंग कहलाएगा, बोल्ट यूज करोगे तो बोल्टिंग। ठीक, अब जिगजैग वही स्टैगर्ड जो जॉइंट बनाए थे वही वाला। ठीक, ये आपका ऐसे कुछ अरेंजमेंट था। इसमें मैं नेट एरिया बता रहा हूँ कैसे नेट एरिया निकाला जाता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये देखो प्लेट देखो थोड़ा टेढ़ा बना है। अब जिगजैग मान लो एक रिवेट मैंने ऐसे लगा दिया, एक मान लो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ, ऐसे मान लो इतने हुए। ठीक, अब जिगजैग में क्या होता है, आपका लोड जब आएगा ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ से इसे यहाँ भेज देगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक, सेम ऐसे इस पे अगर लोड आएगा यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से इस पे भेज देगा, फिर इससे यहाँ, फिर ऐसे कुछ इस तरह से ट्रांसफर कर देता है। ठीक, अब मैंने इसमें आपको सब चीजें बताई थी, पहले ही बता दी थी कि आपकी गेज क्या होती है, पिच क्या होती है, सब चीजें पहले बताया था ना। देखो ये आपका ये यहाँ से ये तो हो जाएगा इन डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा गेज डिस्टेंस, ये इन डिस्टेंस, इसको G1 मान लो, G2 मान लो। पिच के लिए क्या बोला था, ऐसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेना। ये आपका पिच 1 P1 हो जाएगा, ऐसे सेम सेकंड से ले लेना, यहाँ से यहाँ तक P2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे पिच आपको बताया था, ये मैंने पहले ही ये सब बता दी थी। ठीक, अब मान लो ऐसे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन फोर्स लगता था उसी के पैरेलल डायरेक्शन में लेते थे, तो ये पिच और इसके परपेंडिकुलर में गेज ऐसे सेम लिया जाता था। चलो सबको मालूम होगा। अब मान लो ये विड्थ B है। अब यहाँ पर आपको पूछ ले नेट एरिया, तो कैसे निकालोगे। ठीक, नेट एरिया तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला आ जाता है। क्या कि P आपके मान लो इसी विड्थ के अलॉन्ग हमें पूछ लिया रहा, मान लो इसके 1 डायरेक्शन के अलॉन्ग पूछा, इसी 1 डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में हमें निकालने हैं। ठीक, तो 1 ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहो, 1 डायरेक्शन में। ठीक, तो इसी में हम निकाल रहे हैं, तो B आपका विड्थ हो गया इनटू में। आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट। अब हम नेट एरिया निकाले तो मतलब ये होल को आपको माइनस करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ बार है, N इंटू डी नॉट। N मतलब नंबर ऑफ बार्स और D इसका ग्रॉस डाया जितना, वही आपका डाया तो चेंज नहीं होगा, ग्रॉस डाया आपका D नॉट ही रहेगा। ठीक, तो B माइनस N D नॉट। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, प्लस में समेशन ऑफ पिच स्मॉल p डाल दो और डिवाइडेड बाई 4 इंटू G से। ठीक, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है थिकनेस से। ठीक, मतलब ये एक चीज अलग आ जाती है, क्या कि इसमें प्लस कर देना है समेशन ऑफ जितना पिच बाई 4 इंटू G का। ठीक, और उसके बाद आपको थिकनेस ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे आपका निकलेगा नेट एरिया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल में करा दे रहा हूं क्योंकि इस पे आप लोग डाउट आ जाएगा। देखो अब यहाँ क्या टर्म क्या है, सबको मालूम, P आपका पिच है, G आपका गेज है, N आपका नंबर ऑफ बोल्ट जो क्रॉस अलोंग दी हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो ये आपका विड्थ के लिए है वो, और D नॉट डाया, और B आपका जो ये विड्थ हमने इस साइड लिया, T आपका थिकनेस ऑफ प्लेट, ऐसे मान लो इसी साइड जो थिकनेस है। ठीक, तो कुछ इस तरह ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, निकाल लोगे ना, बस इसमें वही B माइनस N D नॉट प्लस में पिच समेशन ऑफ पिच बाई 4 G का स्क्वायर इंटू T। अब एक मैं न्यूमेरिकल नोट कर दूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, चलो ब्लैक पेन क्या गया, एक मैं इस पे क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, चलो मैं नोट कर दूं क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें देखो F फोर्स ये लगा है और यहाँ पर ये 50 डिस्टेंस है, 50 mm मान लो। ठीक, 50 mm दिया है और यहाँ पर 100 पहला गेज दिया है, ये मान लो G1 है, और ऐसे 100 ये G2 है। अब यहाँ देखो पिच की वैल्यू, अब यहाँ देखो एकदम ये सीधा लगा है, फिर यहाँ मतलब स्टैगर्ड जॉइंट कुछ इस तरह ऐसे है, इस केस ऐसा भी केस बन सकता है। ठीक, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया कि आप ऐसा ना सोचे कि ऐसे टेढ़ा भी रहेगा, ऐसे सेम अभी आ सकता है। तो यहाँ पर पिच देखो, पिच की वैल्यू आपकी यही 50 mm ही है, P आपकी 50 mm यहाँ पर है। ठीक, तो ऐसे केस में आप नेट एरिया कैसे निकालोगे, A नेट
या बिट्स आप निकाल सकते हो। ये देखो 50 था, मैंने 100 लिख दिया है। ये 50 50 100 100 ऐसे था। ठीक, चलो अब देखो बिट्स की वैल्यू यहाँ टोटल ये हो जाएगी। अब पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बी माइनस एन डी नॉट, फिर ओहो ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, प्लस में समेशन ऑफ पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, और फिर इनटू में आपका थिकनेस। ठीक, तो बिड्थ आपको मालूम है, बिड्थ आपका टोटल बिड्थ कितना है 100 200 और ये 300। ठीक, समझ में आया ना। तो 300 माइनस, अब नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 1 2 3, 3 ही है ना, 3 इंटू, अब डी नॉट डाया कितना है, अब देखो इसका डाया यहाँ लिखा है 25 mm, सिंपल मैं फॉर्मूले पर रख के बता रहा हूँ 25 mm, फिर ये ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, देखो ये प्लस रहेगा। अब उसके बाद समेशन ऑफ पिच बाई 4 का स्क्वायर, अब जितनी बार यहाँ गेज होगा पिच होगा सबको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे समेशन ऑफ पिच। अब यहाँ पर पिच की वैल्यू तो 50 mm है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू G1 लिखो। अब G1 कितना 100 है, प्लस में अगेन आपको समेशन ऑफ पिच कितना 50 का स्क्वायर। अब अलग अलग होता तो अलग अलग रखते, एक ही है तो एक ही रख दे रहे। 4 इंटू G2 कितना है आपका 100। ठीक, समझ में आया ना। जितनी बार ये G1 G2 रहेगा पिच रहेगा वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सबको समेशन लिखा है। ठीक, इनटू में आपको फिर आपको टोटल में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ थिकनेस टी आपको नहीं दिया, चलो टी हम अज्यूम कर ले रहे हैं, कुछ कितना कर लें, चलो मान लो थिकनेस आपका यहाँ लिख दो, थिकनेस मान लो आपका 10 mm दे दिया। ठीक, चलो तो थिकनेस हमने 10 ले लिया, आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 300 माइनस 25 दिया 75। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ भी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, प्लस में आपका कितना 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, फिर यहाँ प्लस में सेम वही चीज है, प्लस 50 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 400। ठीक, टोटल में ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट मत लगाओ अभी, ये इतना आ गया, इनटू कितना हमने थिकनेस कितना मानी 10 mm, तो ये आपका आ गया नेट एरिया कितना 2375 mm स्क्वायर, ये आपका आ गया नेट एरिया। ठीक, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ऐसे कर लेना, आपका पिच है ये वाला तो आसान ही है, सब लोग कर लोगे। अब अगला बढ़ते हैं लास्ट, आपकी डायमंड रिविटिंग। चलो लिखो अगला मतलब थर्ड, डायमंड रिविटिंग। अब इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है डायमंड रिविटिंग की, तो अभी लिखवा दूंगा। डायमंड रिविटिंग कुछ कैसा होता है, ये मान लो आपका प्लेट हुआ। अब डायमंड का शेप कैसा माना जाता है अभी बता रहा हूँ, देखो डायमंड का शेप कुछ ऐसा होता है, मान लो ऐसे बीच से रिविटिंग करते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, डायमंड देखो ऐसे कुछ डायमंड से शेप बना, ऐसे डायमंड को मतलब डायमंड ऐसे माना जाता है, ऐसे डायमंड का शेप माना जाता है ना, देखो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे देखो मैं डाउनलोड कर दूं, देखो एक सही से नहीं बना, आप लोग अच्छे से बनाएंगे फिगर। ठीक, कुछ देखो ऐसे डायमंड सा शेप बनेगा। चलिए, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब मान लो ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। अब किसी भी क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग निकालना हो एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं, सिंपल है। जैसे ए नेट, अब मुझे किसी भी चाहे इस क्रॉस सेक्शन के कह दो चाहे इस, अब चलो मैं जान लू यहां से निकाल लू ऐसे इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग एक्स एक्स, अब इसे 1 1 दो, जैसे अभी बहुत सारा है 1 1 लिख दो 1 1। अब इसे 1 1 के क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल विड्थ माइनस में नंबर ऑफ बार्स, एक ही बार तो आ रहा है तो इसमें माइनस डी नॉट इंटू थिकनेस मान लो कुछ है इंटू में थिकनेस, सिंपल पहले वाले की तरह। ठीक, ऐसे आपको सेकंड में निकालना होगा, सेकंड में 2 बार आ गए तो ए नेट इक्वल टू आपके जितने नंबर आप बार आएंगे वो आप ऐसे लिख देना 2 2 क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। फाइनली अगर आप ऐसे लिख सकते कि यहाँ पर ए नेट निकालना हो किसी भी एक्स क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग, बस आपको विड्थ में से नंबर ऑफ बार्स इंटू डाया आपका जो है उससे मल्टीप्लाई करके थिकनेस कर देना, वो आपका नेट एरिया आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, आपको दिख रहा है कि अगर आउटर सरफेस से देखें तो ऐसे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ना, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस अरेंजमेंट
arrangement of riveting such that its number is increasing from outer surface to inner surface। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है कि नहीं? ठीक, देखो आउटर सरफेस से इनर सरफेस में ये नंबर ऑफ जो रिवेट है या बार बोलो आपके इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ठीक, और ये एक प्रकार का देखो सिमेट्रिक अरेंजमेंट कहलाता है। देखो है ना सिमेट्रिक अरेंजमेंट, तो ऐसे लिख सकते हो इट इज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बोल्टेड या रिवेटेड बोल दो अबाउट सेंटर। ठीक, अबाउट सेंटर। ठीक, अब सबसे जो हम तीनों अरेंजमेंट के सबसे इफिशिएंट आपका यही बोला कहा जाता है। ठीक, ये ज्यादा लोड आपका देखोगे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे, अगर आपने अब तक कई लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, अगर आपने जो बड़े बड़े अगर आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे या बड़े बड़े आप रेलवे स्टेशन पे इसको देख सकते हैं जहां पर बड़ा अगर कोई चीज बना होगा। ठीक, तो वहां पर आप डायमंड रिवेटिंग देख सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है ये सबसे मोस्ट इफिशियंट आपका जहां पर आपको चाहिए होगा वो आपको वहां बोल्ट रिवेटेड किया जाता है, सॉरी डायमंड रिवेटेड किया जाता है। ठीक, तो यहां लिख सकते हो इट इज द मोस्ट इफिशियंट अरेंजमेंट बोल्ट या रिवेट। ठीक, आप जो भी इस्तेमाल करें बोल्ट या रिवेटर। ठीक, चलो और अब लिखना चाहे कि ये जो मेनली बनता है ना, ये मेनली रिवेट का आपको बहुत कम दिखा, मेनली जो बनेगा आपका बोल्ट ज्वाइन से बनेगा। ठीक, तो ये भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और जो ये वाइडली यूज किया जाता है जो ट्रस रूफ ट्रस होता है वहां पर ये आपको रूफ ट्रस या ब्रिजेस देख लो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मैंने बोला अभी रेलवे हो गए, यहाँ पर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर यूज करने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देना इट इज वाइडली यूज्ड इन द रूफ ट्रसेस और ब्रिजेस etc। ठीक, तो इन सभी जगहों पर आपका क्या डायमंड रिवेटिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक, कभी कभी थ्योरी लिखने में इसमें आया है तो इसलिए थ्योरी भी लिखवा दिया। इन सभी की थ्योरी आप लिख भी सकते हैं, रिवेटिंग और जैग पहले भी लिखवाया है, चैन रिवेटिंग या जिग-जैग रिवेटिंग जिसे स्टैगर्ड रिवेटिंग बोले थे। ठीक, चलो तो यहाँ आपका खत्म होता है अरेंजमेंट ऑफ रिवेटिंग। अब चलो कल पढ़ेंगे आपकी प्लेट स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक, उसमें मेनली पूछा जाता है ब्लॉक शियर फेलियर होता तो उसमें कैसे मतलब सेव करना, बस वही हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसेंट्रिक कनेक्शन देख लेंगे और ये सब जो पढ़े ना इस पे WSM पे मैं बस लिख दूंगा फॉर्मूला, ज्यादा वो टफ नहीं है, अगर नहीं आता तो वो छोड़ देना। ठीक, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल आपका एक लास्ट लेक्चर रहेगा आपका बोल्टेड और रिवेटेड का, उसके बाद हम WSM स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और न्यूमेरिकल लगाते रहना। ठीक, चलो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।